गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारे जो विज्ञान का 5वां अध्याय है वो चल रहा है, जिसके अंदर हम जीव प्रक्रम यानी मनुष्य के अंदर होने वाले तंत्रों के बारे में, क्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। और तो पिछली क्लास के अंदर हमने श्वसन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था और रक्त परिसंचरण तंत्र को हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने हृदय की संरचना, उसकी क्रियाविधि को पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियां और रक्त के घटक यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लीहा क्या होता है, रक्तवाहिनियां, सीरा और धमनी क्या होती है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस पेज में, इस आपकी बुक में ये पेज निकाल लीजिए, नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, और साथ साथ में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं अंडरलाइन करते जाना है आपको। देखिए, रक्तवाहिनियां दो प्रकार की होती है, एक होती है सीरा और एक होती है धमनी। वैसे हृदय के साथ मैंने आपको बताया था, जो रक्तवाहिनी रक्त को हृदय से दूर ले जाती है धमनी कहलाती है, जो रक्तवाहिनी रक्त को हृदय के अंदर रक्त लाती है वो क्या कहलाती है, सीरा। शरीर की सब सीराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, एकमात्र फुफ्फुसीय सीरा में शुद्ध रक्त बहता है। शरीर की सब धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, एकमात्र फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी है वो लाल रंग की होती है, जबकि सीरा है वो ब्लू या बैंगनी रंग की होती है, नीले कलर की बैंगनी रंग की होती है। ठीक है, देखो, धमनी वे रुधिर वाहिका है जो रुधिर को हृदय के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती है, यानी धमनी रक्त को हृदय से दूर ले जाएगी और सीरा रक्त को हृदय के अंदर लाएगी। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है, किसमें, सीरा में, क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि इनमें रुधिर को एक दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। तो ध्यान रखना, किस रक्तवाहिनी के अंदर वाल्व होते हैं, सीरा के अंदर वाल्व होते हैं। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है और रुधिर और आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। केशिकाएं तब आपस में मिलकर सिराएं बनाती है तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती है। फिर आता है प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। देखिए, रक्त के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं होती है, बताती हूं मैं आपको। ये रक्त है, रक्त के अंदर एक होती है लाल रक्त कणिकाएं, एक होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, और एक होते हैं प्लेटलेट्स। इस प्रकार के कोशिकाओं के जैसे टुकड़े होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, प्लेटलेट्स। रक्त का मुख्य रूप से भाग 2 घटकों से मिलकर बना होता है। एक जो द्रव भाग होता है वो कहलाता है प्लाज्मा, जो ठोस भाग होता है वो क्या कहलाता है, कणिकाएं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी लाल रंग की, डब्ल्यूबीसी सफेद रंग की और प्लेटलेट्स है वो कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। जो रक्त के अंदर हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ये हल्के पीले रंग का होता है, जो बिलीरुबिन नामक वर्णक के कारण होता है। किस वर्णक के कारण होता है, बिलीरुबिन नामक वर्णक के कारण होता है। तो ये रक्त का संगठन है। अब देखिए, आरबीसी होती है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जो गैसों का आदान प्रदान करने में काम आता है। डब्ल्यूबीसी होती है, ये प्रतिरक्षा बनाने का, शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। और प्लेटलेट्स होती है, जो कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं, जो क्या करते हैं, रक्त को गाढ़ा बनाने का काम करते हैं। तो ये रक्त के घटक है। रक्त के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं, आरबीसी लाल, डब्ल्यूबीसी सफेद और प्लेटलेट्स कोशिकाओं के टुकड़े। रक्त के अंदर जो द्रव भाग होता है 55% भाग बनाता है, वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स के बारे में क्या पॉइंट है, इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा, उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाए और रक्त स्राव होने लगे। तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्त स्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में भी कमी आ जाएगी।
इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है और रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके कहीं पर चोट लग गई, खून बह रहा है, आप देखते हो 2-3 मिनट बाद नॉर्मली वो खून अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक क्लोट बन जाता है, थक्का बन जाता है रक्त का, जिससे मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है, रक्त बहना बंद हो जाता है। तो इससे बोलता है रक्त का थक्का। और रक्त का थक्का बनाने में मुख्य कौन सी रक्त कणिका सहायक होती है? प्लेटलेट्स, क्योंकि रक्त को गाढ़ा बनाने का काम करेगी। जैसे ही आपके किसी स्थान पर चोट लगेगी, वो एक तो सबसे पहले क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा प्रेशर से ब्लड बहेगा तो ब्लड ज्यादा लॉस होगा, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। प्लेटलेट्स उस स्थान पर रक्त का थक्का बनाना शुरू कर देती है। उसके अलावा रक्त का थक्का बनाने के अंदर कैल्शियम आयन है, वो भी सहायक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार रक्त का थक्का बनाने में, रक्त को बहने से रोकने में कौन सी कणिका सहायक होती है? प्लेटलेट्स। आगे आता है लसिका। लसिका क्या होता है? देखिए, एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है, इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर एक बड़ी लसिका वाहिका बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। पचा हुआ तथा सुदांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले दिया जाता है। यानी देखिए, जैसे कोशिका के अंदर अभी मैंने बताया रक्त का घटक, रक्त के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा था। उस कोशिका या किसी भाग में से रक्त थोड़ा थोड़ा रिस कर बाहर के ऊतकों के अंदर एकत्रित होने लगता है। उसके अंदर सारी कोशिकाएं होती है, लेकिन आरबीसी नहीं होती है। अब आरबीसी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, जबकि जब लसिका में आरबीसी नहीं होगी तो लसिका रंगहीन होगी, यानी उसका कोई कलर नहीं होगा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आरबीसी रहित रक्त क्या कहलाता है? लसिका। लसिका के अंदर ज्यादा मात्रा में क्या होती है? डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिका। और डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिका का काम होता है रक्त में प्रतिरोधी क्षमता बनाना, एंटीबॉडी बनाना। तो लसिका का काम क्या है? एंटीबॉडी प्रवृत्ति की ये होती है। जिस प्रकार मनुष्य के अंदर परिवहन था रक्त का, शिरा द्वारा, धमनी द्वारा, अब पौधों में भी ऐसा परिवहन कैसे होता है, इसको देखते हैं। देखिए, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों, विशेषकर पत्तियों में करते हैं। देखिए, पौधों के अंदर मुख्य रूप से परिवहन होता है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। अगर देखिए, पौधों के अंदर दो प्रकार की संरचनाएं होती है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जाइलम जल प्लस खनिज लवण का परिवहन करता है। जाइलम क्या करता है? जल प्लस खनिज लवण का परिवहन। अगर पौधों के अंदर जड़ों से जल और खनिज लवणों को पौधे के सब भागों में पहुंचाना है तो किसके द्वारा जाएगा? जाइलम के द्वारा। फ्लोएम क्या करता है? जो पत्तियों में भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसको पौधे के सब भागों तक पहुंचाने का काम करेगा, यानी भोजन का परिवहन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि पौधे के अंदर जल और खनिज लवण है वो जड़ों से अवशोषित किए जाते हैं, जबकि भोजन का निर्माण पौधे में, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जल और खनिज लवण केवल जड़ों को ही चाहिए और भोजन केवल पत्तियों को ही चाहिए। इन सब पदार्थों का पौधे के सब भागों में परिवहन करना जरूरी है। तो इनका परिवहन करने के लिए मुख्यतः पौधों में दो नलिकाएं पाई जाती है, जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम होता है वो जल और खनिज लवण का पौधों में परिवहन करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो भोजन का परिवहन करता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है हर प्रकार के एग्जाम के अंदर।
कि जल का परिवहन करने के लिए सहायक है। जाइलम, फ्लोएम, क्या वाहिका, वाहिनिका तो जाइलम। भोजन का परिवहन करने के लिए फ्लोएम, खनिज लवण का परिवहन करने के लिए जाइलम। तो इसको आपको याद रखना है पॉइंट को। देखिए, पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुर स्रोत है। यानी पौधे को चाहिए जल चाहिए या कोई भी एक खनिज चाहिए तो ये कहां से प्राप्त करता है? मृदा से। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहती है किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त वाले अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो सकती है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती है तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विस्तरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। यानी ये कह रहा है कि जल और खनिज लवण है जड़ में और भोजन पत्ती में, अगर ये दोनों पास पास होते तो आसानी से विसरण से चले जाते, लेकिन जड़ और पत्तियों में दूरी बहुत ज्यादा होती है। हालांकि लंबे पेड़ पौधों में बहुत ज्यादा दूरी होती है, तो उसके लिए परिवहन करने के लिए विशेष प्रणाली की आवश्यकता होती है। और वही प्रणाली क्या होती है? जाइलम और फ्लोएम वाली। देखिए, विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। पादप प्रसलन नहीं करते हैं, यानी पादप गमन नहीं करते हैं। और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। वे जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचलन कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में वे बहुत अधिक हो सकती है। पादप वहन तंत्र पत्तियों में भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होते हैं। एक है जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। दूसरा है फ्लोएम जो पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। स्टूडेंट्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज है जाइलम और फ्लोएम। यानी जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का पौधे में वहन करेगा, जबकि फ्लोएम पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से बनने वाले भोजन को परिवहन के द्वारा वहन करेगा। अब जल का परिवहन, जाइलम ऊतकों में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है। यानी जाइलम के अंदर दो प्रकार की नलिका होती है, एक चौड़ी नलिका होती है वो वाहिका कहलाती है, एक संकरी नलिका होती है वो क्या कहलाती है? वाहिनिका। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। ये जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। अब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, यानी जल वाष्प पत्तियों के किनारों से निकलती है। तो जाइलम है वो जल को अवशोषित करेगा, जल एक बूंद के रूप में एक लड़ी बनाकर पत्तियों तक पहुंचेगा और वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी बाहर निकलता है। यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। देखिए, जैसे जैसे पौधे में वाष्पोत्सर्जन होगा, पत्तियों में पानी की कमी होगी तो पत्तियां क्या करेगी? नीचे से पानी को खींचेगी, एक चूषण दाब उत्पन्न होगा। एक तो जाइलम पानी को ला रहा है, साथ ही एक ऊपर से चूषण दाब भी होगा जो पानी को पानी की एक एक बूंद से जोड़कर एक खिंचाव की तरह उत्पन्न होगा, जिसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहा जाता है। यानी वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, पत्तियों में पानी की कमी होगी तो वो एक चूषण दाब उत्पन्न करेगी जड़ों की ओर से, जड़ों की तरफ, तो जड़ों की तरफ से पानी को ऊपर खींचा जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। देखिए, अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण और जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी यानी ऊपर की ओर गति में सहायक है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है।
दिन में जब रंध्र खुले हैं तब वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। फिर भोजन का परिवहन कैसे होगा? अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का वहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। यानी पत्तियों में भोजन बन गया और पौधे के जिस भागों में इनका संग्रह होगा, चाहे जड़ हो, फल हो, बीज हो, वहां पर इसको ले जाया जाएगा। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। तो ध्यान रखना, जिस प्रकार जाइलम में वाहिका और वाहिनिका थी, उसी प्रकार जो फ्लोएम है उसके अंदर दो प्रकार की कोशिका, एक तो सहायक कोशिका, एक चालनी कोशिका। जाइलम द्वारा परिवहन जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, इसके विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरी के पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित होते हैं। यानी जाइलम तो बिना किसी ऊर्जा के पानी को खींच कर लेकर जा रहा था, लेकिन फ्लोएम जब भोजन को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाएगा तब उसको ऊर्जा चाहिए एटीपी के रूप में। यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है, जिसे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। तो दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाया जाता है। जहां दाब कम होता है, ये फ्लोएम को पादप की आवश्यकता अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करता है। उदाहरण के लिए वसंत में जड़ और तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके बाद अगला पार्ट आता है आपके मनुष्य के अंदर उत्सर्जन तंत्र। आज की क्लास के अंदर हमने रक्तवाहिका, कणिकाएं, इनके बारे में, उसके अलावा पौधे के अंदर मुख्य रूप से पॉइंट जाइलम और फ्लोएम को डिस्कस किया। मानव के उत्सर्जन तंत्र को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।